पर्ल हार्बर पे अटैक किया, वो जो 1941 में उन्होंने जाके अमेरिका पे अटैक कर दिया ना, वो बड़ा गलत हुआ, क्योंकि जिसने ट्रिगर किया बाद में अमेरिकन को हिरोशिमा नागासाकी पे फेंकने के लिए। अमेरिका उस समय अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था पूरी दुनिया में। अमेरिका उस समय इंटरनेशनली अपने आप को पावरफुल बनाना चाहता था, और तब उसको मौका मिला वहां पे जाकर, उसने देखा कि जापान पे जाकर के फोड़ दो। और वहीं पे उस समय, क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर उस समय अकेले ही देशों में था न्यूक्लियर पावर, वहां से एक्चुअली जापान की बहुत बुरी हालत हुई। एक फेंका, उसके बाद दूसरा और फेंका। ये अगस्त में आते आते सेकेंड वीक तक जापान ने पूरी तरह अमेरिका को सरेंडर कर दिया था उन दिनों। बोला कि भैया देखो, अनकंडीशनल सरेंडर है, तुम जो चाहो हमसे करा लो। क्योंकि अमेरिका ने इतना बुरा हाल किया, तो अमेरिका वापस आया इनके पास, आके ट्रीटी साइन कर लिया। देखो, हम तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन तुम क्या करो, इस समय अपनी आर्मी बिल्ड नहीं करोगे। एक ऐसा ट्रीटी आर्टिकल 9 इनके साथ साइन कराया कि तुम अब आर्मी तैयार नहीं, आर्मी पे इन्वेस्ट नहीं करोगे, हम तुमको सुरक्षा देंगे। जब कहीं इंटरनेशनल झगड़ा होगा, हम तुम पे पैसा लगाएंगे, हम तुम्हारे साथ में तुम्हें आर्मी, एम्यूनेशन, सारा सपोर्ट क्रिएट करके देंगे। जापान ने बोला ठीक है जी, नहीं करते। तब तक इनकी आर्मी लीडरशिप, इनकी मिलिट्री लीडरशिप बहुत स्ट्रांग थी, क्योंकि इनके वो जो कॉलोनियल एम्बिशन थे ना, मैं हर देश को जीतता जाऊं। जापान में डीमिलिटराइजेशन पूरी तरह एस्टैब्लिश हो गया, अब मिलिट्री पे पैसा लगाना नहीं। तो जो सबसे बुद्धिमान लोग थे, उनको जापानी सरकार ने बोला कि तुम जो है बिजनेस पे फोकस करो। उधर उस समय एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी बनाया। जो लोग स्ट्रांगली मेंटल हो रहे थे, वो मेंटली स्ट्रांग हो गए। जिनका होपलेस एंड था, एंडलेस होप बिल्ड कर दिया। हिरोशिमा नागासाकी में नुकसान इतना हुआ कि आज तक लोग अंधे, लंगड़े, गूंगे पैदा होते रहे हैं वहां पे। क्षमा चाहता हूं, कठोर शब्द है, मैं जानता हूं, लेकिन इतनी तकलीफें रही, उसके कारण ये लोग रुके नहीं वहां पे। अपने देशवासियों को बताते थे कि तुम सब एशियन से ज्यादा पावरफुल हो, तुम सब गोरों को भी हरा सकते हो, उखाड़ सकते हो। लोगों को वापस खड़ा किया। अच्छा, उस समय पे इसूजू, निसान और टोयोटा, ये सारी वो जापानीज गाड़ियां बनाने वाली कंपनी थी जो मिलिट्री को अपने प्रोडक्ट्स दिया करती थी, सप्लाई किया करती थी। सोनी उस समय तक वो दूरबीन बनाती थी, उसने कैमरा बनाने शुरू कर दिए। ये जो मिलिट्री को ट्रक और बड़ी गाड़ियां दिया करते थे, उन्होंने कमर्शियल गाड़ियां और पैसेंजर गाड़ियां बनानी शुरू कर दी। और वही बुद्धिमान लोग जो आर्मी में थे और जो कर्मठ और मेहनती डिसिप्लिन लोग थे, वो सबके सब अब बिजनेस में आ गए। वो सब दुनिया की सबसे प्रोडक्टिव लेबर आई क्यों? क्योंकि वो आर्मी से आई थी। दुनिया के सबसे ज्यादा एफिशिएंट लेबर कैसे मिली जापान को? क्योंकि वो जापान की आर्मी से निकल के आई थी। और ये लोगों ने अब उस पूरे के पूरे फोकस को बिजनेस के अंदर डाल दिया। आप और मैं आसानी से इस वीडियो को देख रहे हैं, पर यह आसान नहीं है। 20 साल के अंदर टोक्यो ओलंपिक्स, आज भारत को स्वतंत्र हुए लगभग 72 साल हो गए। आज तक ओलंपिक्स का सपना नहीं हुआ। एक एशियन गेम्स, उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स, CWG के घोटाले सब जानते हैं। लेकिन जापानी लोग इतना तेज बाउंस बैक करते हैं, यही बुद्धि चकरा जाती है इस बात को समझने पे। इनके देश में ना रिस्क एवर्स हैं ये लोग। रिस्क एवर्स का मतलब क्या हुआ? किसी भी आदमी से मिलो, कहता गलती नहीं करनी, रिस्क नहीं लेंगे किसी भी चीज में। क्यों नहीं करनी है गलती? क्योंकि बार बार तूफान आता है, कभी इनके यहां पे सुनामी आ जाएगा, कभी अर्थक्वेक आ जाएंगे। ऐसे ऐसे अर्थक्वेक ये झेलते हैं कि इनका जो छोटा मोटा अर्थक्वेक इंडिया में आ गया तो यहां तो कहीं बिल्डिंग खत्म हो जाएंगी। ये आपदा विपदा से निपटने के लिए अपने आप को बड़ा मजबूत बनाया है। गलती नहीं करनी, गलती नहीं करनी, गलती। क्वालिटी मूवमेंट चालू कर दिए दुनिया में। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्वालिटी सर्कल सारे जापान ने दिए। गलती नहीं करनी, गलती नहीं, परफेक्शन की आदत है। 9.9 आउट ऑफ 10 का मतलब है इनके लिए 0 आउट ऑफ 10। मेरी बात समझ रहे हैं? पार्ट पर मिलियन, एक मिलियन प्रोडक्ट बनाएंगे अपनी असेंबली लाइन में, मैन्युफैक्चरिंग में। गलती नहीं करनी, गलती नहीं करनी। क्वालिटी सर्कल इनके दिमाग में घुस गया, अब कोई गलती नहीं करनी। वो गलती ना करने के चक्कर में ये परफेक्शन के नजदीक आ गए। क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी, पूरी दुनिया में जापान का नाम हो गया।